जय हिंद। तो चलिए हम लोग संगठन के सिद्धांत के क्रम में आगे बढ़ते हुए हर्बर्ट साइमन का व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने फियोल, टेलर और मैक्स वेबर का शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ा और मेयो का मानव संबंध सिद्धांत पढ़ा। ये जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, इन्हीं दोनों सिद्धांतों का समन्वय है हर्बर्ट साइमन का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो देखिए हमने आज लिखा है, इसका कारण है व्यवहारवादी सिद्धांत पर कई छोटे छोटे सिद्धांत आधारित हैं, इसलिए उनको एक साथ पढ़ना जरूरी है, तो वीडियो लंबा हो जाता, तो इसलिए हमने लिख दिया। तो आप थोड़ा सा वीडियो रोक रोक करके नोट्स बना लीजिएगा। देखिए हर्बर्ट साइमन का व्यवहारवादी सिद्धांत, इसका अन्य नाम है सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसका मतलब इस सिद्धांत का झुकाव मानव संबंध सिद्धांत की तरफ ही है, तो इसे मानव संबंध सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप भी कहा जाता है। तो इसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या उपागम कहते हैं, या नव मानव संबंध सिद्धांत कहते हैं, या नव मानव संबंध सिद्धांत कहते हैं। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और अगली पुस्तक है प्रोवर्ब्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोवर्ब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवर्ब का मतलब लोकोक्तियां, प्रशासन की लोकोक्तियां, ठीक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का मतलब प्रशासनिक व्यवहार। तो यही दो जो इनकी किताबें हैं, प्रोवर्ब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, पूरा सिद्धांत इनका इन्हीं दो किताबों के टाइटल पर ही आधारित है, ठीक। अब देखिए प्रोवर्ब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवर्ब का मतलब लोकोक्ति, लोकोक्ति कहावत, ठीक। तो साइमन ने संगठन के सिद्धांतों को कहावतें, लोकोक्तियां कहा है। साइमन ने, ये बड़ा हिट क्वेश्चन है पीजीटी का, कि किसने संगठन के सिद्धांत को कहावतें व लोकोक्तियां कहा है। तो साइमन ने संगठन के सिद्धांतों को कहावतें व लोकोक्तियां कहा है, ठीक। कौन से सिद्धांत को? शास्त्रीय सिद्धांत को, मानव संबंध सिद्धांत को, इनको लोकोक्ति या कहावत कहा है। क्यों? क्योंकि हर सिद्धांत पूर्ण सत्यता का दावा करता है, लेकिन उसके विरोध में उतना ही सत्य सिद्धांत दिया जा सकता है, ठीक। उसके विरोध में उतना ही सिद्धांत दिया जा सकता है, ये लिख दिया है, क्योंकि प्रत्येक सिद्धांत का विरोधी सिद्धांत उतना ही सत्य होता है जितना वह सिद्धांत है, ठीक। तो किसी सिद्धांत को हम पूर्ण सिद्धांत, पूर्ण सत्य सिद्धांत मानकर स्वीकार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी कैपेसिटी है, ये हमारे दिमाग की क्षमता है या ये हमारा व्यवहार है कि कोई भी व्यवहार, कोई भी चीज के बारे में हम पूर्णतः सत्यता का दावा नहीं कर सकते। बस हमारा ही सिद्धांत सही है, दूसरा सिद्धांत गलत है। अरे दूसरा सिद्धांत भी उतना ही सत्य है? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो संगठन के बारे में पूर्ण सत्यता का दावा करते हैं, लेकिन कोई सिद्धांत पूर्णतया सत्य नहीं है। हाँ, उनमें आंशिक सत्यता है। जैसे शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक संगठन और यांत्रिक कारकों पर बल देता है। यह हमने आपको बताया था कि बिल्कुल, और कोचिंग या हम
प्रशासन हो या कोचिंग हो, कोचिंग भी एक संगठन है, एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए, कारपोरेट टाइप का होना चाहिए, बिल्कुल औपचारिक होना चाहिए। डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, चर्चे स्टाफ हो, बिल्कुल जैसे आप कोचिंग में जाएं आपको सिलेबस तुरंत दे दे और भविष्य की योजनाएं बता दें, मतलब काउंसलर हो, वेल अपडेट हो। ठीक, तो कहने का मतलब ऐसा कौन कहता है? औपचारिक संगठन। वो कहता है किसी संगठन की उत्पादकता या किसी संगठन की परफॉर्मेंस इसी बात पर निर्भर करती है वह बिल्कुल औपचारिक संगठन हो और आंतरिक या भौतिक कारकों पर बल देता हो। बढ़िया बैठने की व्यवस्था हो, टीचर के लिए अलग केबिन हो, इस तरह का भौकाल हो, तभी उत्पादकता, तभी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। लेकिन आप हमको जानते हैं कि हम इस टाइप का दिखावा नहीं, इसको दिखावा नहीं कहते, ये जरूरी चीजें हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम इस पर बल देते हैं मानव सिद्धांत या अनौपचारिक संगठन पर। हाँ, जो टूटी फूटी व्यवस्था है उसी में आपको बैठना है, इससे हमारे परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आप समझते हैं, जानते हैं और आप पूरा सहयोग देते हैं। ठीक, तो वही हम कह रहे हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक संगठन और भौतिक कारकों पर बल देता है, मानव संबंध सिद्धांत अनौपचारिक संगठन और सामाजिक संबंधों पर बल देता है। ये कहते हैं, साइमन कहते हैं दोनों बातें सही हैं, दोनों होना चाहिए। कोचिंग थोड़ा सा भौकाली हो और टीचर का व्यवहार अच्छा हो, जितने स्टूडेंट हैं उनसे अच्छे संबंध हो, उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करे, दोनों चीज जरूरी है। तो ना इनका दावा पूरी तरह से सही है, ना इनका दावा पूरी तरह से सही है? अगर सांगठनिक व्यवहार को हमें वैज्ञानिक ढंग से समझना है तो इन दोनों चीजों में समन्वय करना पड़ेगा। और समन्वय हम तभी कर पाएंगे जब हम सीमित तार्किकता के सिद्धांत का प्रयोग करें। सीमित तार्किकता का मतलब यही है कि ना तो पूरी तरह इसको सही माने, ना तो पूरी तरह इसको सही माने, मतलब परफेक्ट हम किसी को ना माने, उसी को सीमित तार्किकता कहते हैं। जब हम निर्णयन सिद्धांत हर्बर्ट साइमन का पढ़ाएंगे तो सीमित तार्किकता का सिद्धांत बताएंगे। ये सवाल भी पूछा जाता है कि सीमित तार्किकता का सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट साइमन जो है वो कहते हैं हमें सीमित तार्किकता का प्रयोग करते हुए दोनों सिद्धांतों में समन्वय करना चाहिए। सही लिखे थे, दोनों सिद्धांतों के समन्वय पर बल देना चाहिए, अर्थात तथ्यों और मूल्यों के समन्वय पर बल देना चाहिए। तथ्य की बात कौन करता है? शास्त्रीय सिद्धांत कि बढ़िया आपके पास फर्नीचर हो, काउंसलर हो, अलग अलग केबिन हो, टीचर की बैठने की व्यवस्था हो, तभी स्टूडेंट आकर्षित होगा, आपकी कोचिंग में आएगा। तो ये तथ्यों पर बल देता है। लेकिन मानव संबंध सिद्धांत मूल्यों पर बल देता है। नहीं, टीचर का व्यवहार अच्छा हो, स्टूडेंट से अच्छे संबंध हो, तो स्टूडेंट अपने आप आएगा। तो कहते हैं नहीं, दोनों सही नहीं है? अब जैसे हमारे बारे में आप कहते हैं हाँ ठीक है, वो जो जिसके पास पैसा वो भी पढ़ ले, नहीं है वो भी पढ़ ले, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन आप ये भी शिकायत करते हैं कि यार इनके यहाँ अच्छी व्यवस्था बैठने की नहीं है, बड़ा बड़ी रफ टफ कोचिंग चलती है, ये भी शिकायत करते हैं। तो इसका मतलब आप शास्त्रीय सिद्धांत को भी सही मानते हैं और मानव संबंध सिद्धांत को भी सही मानते हैं। बिल्कुल यही बात हर्बर्ट साइमन करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हर्बर्ट साइमन
भी सोचते हैं केवल तथ्यों पर नहीं, केवल फीस पर नहीं, केवल भौतिक परिस्थितियों पर बल नहीं देना है, हमको मानवीय मूल्यों पर बल देना है कि हम आपके सुख दुख के भी साथी बने, आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें, चाहे हमको पैसा मिले या ना मिले। तो बिल्कुल जैसा आप समझते हैं वैसा साइमन समझते हैं। तो तथ्यों और मूल्यों दोनों के समन्वय पर ये बल देते हैं। तथ्यों का समन्वय का मतलब, तथ्यों का मतलब शास्त्रीय सिद्धांत और मूल्यों का मतलब मानव सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत। तो दोनों के समन्वय पर बल देते हैं। कहते हैं किसी भी सांगठनिक व्यवहार को आप अच्छी तरह से तभी समझ पाएंगे जब आप तथ्यों और मूल्यों दोनों के समन्वय पर बल दीजिए। ठीक, आप बहुत सी कोचिंग होंगी, बहुत से संगठन ऐसे होंगे जहां आप कहते हैं पढ़ाई तो अच्छी होती है लेकिन आदमी ठीक नहीं है, उसके यहाँ ना जाना पड़े तो अच्छा है। समझ गए? तो दोनों चीज़, वहाँ मूल्य भी होना चाहिए, तभी आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी। ठीक है? तो ये चीज़ है। अब देखिए, ये कहते हैं मूल्य और तथ्य पर जोर दो, और मूल्य और तथ्य पर जोर देंगे तो जाहिर सी बात है प्रशासन को समझने के लिए आपको अन्य सामाजिक विज्ञानों का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे समाजशास्त्र, राजनीति, ये मूल्य का अध्ययन करने वाले विज्ञान हैं। समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, इन सब शास्त्रों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। इसी को राजनीति में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए जब हम अन्य विज्ञानों से तथ्यों का अर्जन करते हैं, मूल्यों का अर्जन करते हैं, तो उसी को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। तो प्रशासन को भी समझने के लिए, संगठन को भी समझने के लिए समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान जैसे विषयों का सहारा लेना पड़ेगा। तो यही इनका व्यवहारवादी सिद्धांत है। यह सिद्धांत, इस सिद्धांत को मानव सिद्धांत का परिष्कृत और व्यवस्थित रूप कहा जाता है। परिष्कृत और व्यवस्थित रूप कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसमें शास्त्रीय सिद्धांत की भी कुछ बातें जोड़ दी हैं। ये क्लियर हुआ? तो इसमें कुछ इसमें जो है महत्वपूर्ण यही है कि जो कमियां हमारे, जैसे हम जो हमको जानता होगा, जो कमियां आप महसूस करते हैं, जो कमियां आप महसूस करते हैं काश इनकी कोचिंग में ये चीज और होती, उन्हीं कमियों को वो शास्त्रीय सिद्धांत के माध्यम से पूरा करते हैं। तो जो कमियां किसकी महसूस करते हैं आप? शास्त्रीय सिद्धांत वाले की कमियां महसूस करते हैं। ठीक है? मानव संबंध सिद्धांत तो हमारा है ही, तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। अगला देखिए, इसी सिद्धांत पर, इसी सिद्धांत में मतलब व्यवहारवाद पर आधारित अन्य सिद्धांत भी हैं, और हालांकि आपको बहुत डिटेल इनका नहीं करना है, केवल नाम पूछा जाता है कि एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया? मैकग्रेगर ने दिया। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत है, आवश्यकता सोपान सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत किसने दिया? हर्जबर्ग ने। व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? चेस्टर बर्नार्ड ने। कर्ट लेविन का समूह गतिकी या क्षेत्र सिद्धांत है, तो कर्ट लेविन का समूह गतिकी या क्षेत्र सिद्धांत है। ये सिद्धांत आप घोंट डालिए, रट डालिए। मैकग्रेगर का एक्स वाई सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, हर्जबर्ग का प्रेरणा सिद्धांत या हाइजीन सिद्धांत, चेस्टर बर्नार्ड का व्यवस्था सिद्धांत, कर्ट लेविन का समूह गतिकी सिद्धांत। तो इसमें से ऊपर के 4 सिद्धांत अब थोड़ा थोड़ा हम बताने जा रहे हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि कोई चीज़ रटी तभी जाती है जब उसकी समझ हो। तो एक्स वाई सिद्धांत क्या है, आवश्यकता सोपान क्या सिद्धांत क्या है, हाइजीन सिद्धांत क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं।
हाँ, इसमें पहला ये मैक ग्रेगर का एक्स एंड वाई सिद्धांत, ठीक। इसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम भी कहा जाता है, या सामाजिक मनोवैज्ञानिक, ये व्यवहारवादी है ना, सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम। तो जो भी व्यवहारवादी होंगे सबका सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम होगा, मतलब समाज शास्त्र और मनोविज्ञान पर ज़्यादा जोर देते हैं, मनोवैज्ञानिक उपागम। तो इनका जो एक्स वाई सिद्धांत है वो क्या है, ये कहते हैं कि मानव व्यवहार के दो, ये लोग सांगठनिक व्यवहार को समझना चाहते हैं ना, व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं मानव व्यवहार के दो वर्ग हैं, मानव व्यवहार के दो वर्ग, व्यवहार के दो वर्ग, ठीक है। पहला ये कहते हैं एक्स सिद्धांत, पहले वर्ग को एक्स सिद्धांत कहते हैं और दूसरे वर्ग को वाई सिद्धांत कहते हैं। कहते हैं मानव दो तरह का व्यवहार करता है, एक्स सिद्धांत के अनुसार, वाई सिद्धांत के अनुसार। तो एक्स सिद्धांत क्या है? एक्स सिद्धांत ये मानता है कि मनुष्य, ये एक्स सिद्धांत जो है एक तरह से नकारात्मक सिद्धांत है, ये क्या, इसको हम नकारात्मक सिद्धांत कह सकते हैं, नकारात्मक सिद्धांत या नकारात्मक व्यवहार, ठीक है, ये नकारात्मक व्यवहार। तो नकारात्मक व्यवहार को ही एक्स सिद्धांत कहते हैं। अर्थात मनुष्य आलसी और कामचोर होता है, मनुष्य स्वभाव से आलसी और कामचोर होता है। तो जब मनुष्य व्यवहार से आलसी या कामचोर होता है, परंपरावादी होता है, परंपरावादी का मतलब संतोषम परम सुखम, जो तकदीर में जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, फालतू मरने से क्या फायदा। तो यही एक्स सिद्धांत है। तो ऐसे मनुष्यों से कैसे काम कराया जा सकता है? ऐसे मनुष्यों से दंड का भय दिखाकर काम कराया जा सकता है। दंड का भय दिखाकर काम कराया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य स्वभाव से आलसी कामचोर होता है, वह परंपरावादी होता है। तो ऐसे में मनुष्य को दंड का भय दिखाकर काम कराया जा सकता है, जैसे बच्चों को, ठीक है। तो अब दंड का भय देकर काम कराने का मतलब क्या है? तो इससे संगठन तो बर्बाद हो जाएगा, है कि जब कहीं थोड़ा सा ढीलापन रहेगा तो कोई काम ही नहीं करेगा। और होता भी है, देखिए संगठनों में या सरकारी कार्यालयों में ऐसा ही होता है। कहाँ हर कोई काम चोर होता है, कहाँ काम करना चाहता है। अगर कानून का भय ना रहे तो काम करना ही नहीं चाहता। तो इसी को एक्स सिद्धांत कहते हैं। और दूसरा वाई सिद्धांत, या इसको हम सकारात्मक व्यवहार कहते हैं, सकारात्मक व्यवहार। तो ये सिद्धांत ये मानता है कि मनुष्य, ये सिद्धांत क्या मानता है? मनुष्य स्वप्रेरणा
मनुष्य में स्व प्रेरणा होती है, सत्य निष्ठा होती है, सहयोग होता है, जागरूक होता है। तो थोड़ा सा उसको बढ़िया से मोटिवेट किया जाए तो काम करेगा। हाँ, मनुष्य में स्व प्रेरणा सहयोग और जागरूकता होती है। उसे विधिवत प्रेरित करके काम कराया जा सकता है। ठीक है, काम कराया जा सकता है। तो कहते हैं ये दो तरह के व्यवहार होते हैं, एक नकारात्मक व्यवहार, एक सकारात्मक व्यवहार। कि नकारात्मक व्यवहार का मतलब मनुष्य आलसी और कामचोर होता है, अतः दंड का भय दिखाकर उससे काम कराया जा सकता है। इसलिए औपचारिक संगठन की जरूरत होती है। अगर कानून का भय ना हो तो कोई काम करना चाहे ही नहीं है। और सकारात्मक व्यवहार, बहुत से ऐसे लोग हैं वह स्व प्रेरणा से काम करते हैं, वो अपने काम के प्रति जागरूक होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, उनको थोड़ा सा और प्रेरित करके काम कराया जा सकता है। वही सिद्धांत है। तो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं यहाँ मानव संबंध सिद्धांत टपक रहा है, यहाँ शास्त्रीय सिद्धांत टपक रहा है। तो दोनों का एक तरह से इन्होंने समन्वय कर दिया, तो इसलिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम कहा जाता है इसको। तो एक्स सिद्धांत, वाई सिद्धांत। एक्स का मतलब नकारात्मक व्यवहार, वाई का मतलब सकारात्मक व्यवहार। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत है, इसको भी थोड़ा देखते हैं। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, ये देखिए सब जो हैं ये सांगठनिक व्यवहार को समझना चाहते हैं। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत या अभिप्रेरण का सिद्धांत इनका है। सोपान, इसको अभिप्रेरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत या मार्ग सिद्धांत कह सकते हैं, या मार्ग सिद्धांत नीड्स थियरी या नीड्स थ्योरी। नीड्स का मतलब मांग, जब आवश्यकता होगी तभी तो मांग करेंगे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी थियरी ऑफ मोटिवेशन, पुस्तक थियरी ऑफ मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरण का सिद्धांत। इन्होंने थियरी ऑफ मोटिवेशन लिखी थी। तो इन्होंने ये कहते हैं कि मनुष्य को काम करने की प्रेरणा उसकी आवश्यकताएं देती हैं, उसकी मांगें देती हैं। तो मनुष्य 5 तरह की मांगें करता है। ठीक है, मांगें ये देखिए, इन मांगों को हम पिरामिडी आकार में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहली मांग, दूसरी मांग, तीसरी मांग, चौथी मांग, 5वीं मांग। ये कहते हैं कि पहली मांग जो है वो क्या है? पहली मांग जैविक आवश्यकता, ये पहली मांग है। ठीक है, ये कहते हैं ये जैविक आवश्यकता, ये पहली मांग है। जैविक आवश्यकता का मतलब
जैविक आवश्यकता का मतलब रोटी का मतलब भोजन की मांग। तो पहली मांग है भोजन की मांग। रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन। भोजन जैविक वहाँ लिखते रहे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। भोजन की मांग, जैविक आवश्यकता या भोजन की मांग। रोटी जरूरी है। अब जब रोटी मिलने लगी, खाने को मटने लगा, मतलब जैविक शारीरिक आवश्यकता पूरी हुई, तो दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की मांग। दूसरी मांग जो है ये सुरक्षा की मांग, सुरक्षा की मांग। ये महत्वपूर्ण है, सुरक्षा की मांग। आप देखते भी हैं, या सुरक्षा की आवश्यकता आप देखते भी हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हो गया तो लोग क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं। बीमा करा लिया जाए, बंदूक हो जाए। सुरक्षा की आवश्यकता है। अब सुरक्षा की आवश्यकता भी पूरी हो गई तो तीसरी आवश्यकता क्या है? तीसरी आवश्यकता सामाजिक मांग होती है। समाज में हमारा स्थान बने, सामाजिक मांग, सामाजिक आवश्यकता। मांग लिखिए या आवश्यकता, सामाजिक मांगे लिख दे रहे हैं। सामाजिक मांग, सामाजिक आवश्यकता की मांग, सामाजिक आवश्यकता या सामाजिक मांग। तीसरी चीज है सामाजिक मांग हो गई, तो अगला आत्मसम्मान की मांग या आत्मसम्मान की आवश्यकता। आत्म सम्मान की मांग, आत्म सम्मान, आत्मसम्मान की मांग। ठीक है, आत्मसम्मान की मांग। भाई गरीब आदमी का कहाँ आत्मसम्मान होता है? आत्मसम्मान किसका होता है? जिसके पास कुछ होता है, समाज में जिसकी इज्जत होती है, वह अपने आत्मसम्मान को लेकर हमेशा बहुत संवेदनशील रहता है। और सबसे उच्च स्तर पर कौन मांग है? आत्मबोध या आत्मसिद्धि की मांग। आत्मबोध, आत्मबोध थोड़ा आध्यात्मिक आदमी बन जाता है, आध्यात्मिक आवश्यकता है। आत्मबोध या आत्मसिद्धि की मांग, आत्मसिद्धि की मांग, सिद्धि की मांग। ठीक, तो ये मैस्लो कहते हैं कि ये क्रम है आवश्यकताओं का। तो जैविक आवश्यकता ये सबसे तीव्र मांग है लेकिन सबसे निम्न है। सबसे तीव्र लेकिन सबसे निम्न मांग है। सबसे तीव्र और सबसे निम्न, लेकिन सबसे निम्न मांग, लेकिन सबसे निम्न मांग, निम्न। पापा कहते हैं शुगर, पेट तो शुगर भी भर लेता है, हैं? दम है तो कुछ करके दिखाओ। तो वही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग है, सबसे महत्वपूर्ण मांग है। और ये आत्मबोध वाली उच्च मांग है, लेकिन तीव्र नहीं है। सबसे कम तीव्र लेकिन उच्च मांग, सबसे कम तीव्र, कम तीव्र लेकिन उच्च मांग, लेकिन उच्च मांग, लेकिन उच्च मांग। तो ये कहते हैं, मैस्लो कहते हैं कि ये निम्न से उच्च की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो मनुष्य के व्यवहार को यही मांगे प्रेरित करती हैं। मनुष्य कोई कार्य करता है, किसी क्षेत्र में कार्य करता है, तो यही मांगे उसे प्रेरित करती हैं। जब एक क्षेत्र की आवश्यकता पूरी हो जाती है तभी मनुष्य दूसरे क्षेत्र में बढ़ता है। जब पेट भरा होगा, रोटी के लिए व्यवस्था हो जाएगी पक्की, तब सुरक्षा की ओर बढ़ेगा। जब सुरक्षित हो जाएगा तब समाज में अपना स्थान बनाने की कोशिश करेगा।
तो और इसके बाद आत्मसम्मान की बात करेगा और लास्ट में आत्मसिद्धि की बात करेगा। तो कहने का मतलब एक क्षेत्र की मांग पूरी होने पर ही दूसरे क्षेत्र में वह कार्य करने को प्रेरित होगा। ठीक, तो आवश्यकताओं की जो हायरार्की है, जो पद सोपान है, वो नीचे से ऊपर की ओर है, और जबकि संगठन में क्या है, जो पद सोपान का सिद्धांत है ऊपर से नीचे की ओर है। तो मैस्लो कहते हैं पद सोपान का सिद्धांत मनुष्य की आवश्यकताओं या संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से कोई आदेश दे रहा है नीचे को, नीचे वाला और नीचे को नीचे वाला, यही तो पद सोपान है। तो ये कह रहे हैं कि पद सोपान का सिद्धांत मनुष्य, संगठन में पद सोपान का सिद्धांत मनुष्य की आवश्यकताओं और संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। तो ये मांगे किस आकार में है? मांगे पिरामिडी आकार में, पिरामिडी आकार में, पिरामिडी आकार में। ठीक है, मांगे पिरामिडी आकार में। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज, एक क्षेत्र की मांग पूरा होने पर, एक क्षेत्र की मांग पूरा होने पर, मांग पूरा होने पर, पूरा होने पर ही मनुष्य दूसरे क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित होता है, काम करने के लिए प्रेरित होता है, करने के लिए प्रेरित। ठीक है, प्रेरित। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट वो है, अतः पद सोपान मनुष्य और संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर, ना कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। ये क्लियर हुआ कि परंपरागत रूप में पद सोपान क्या है? ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारियों को आदेश दे रहा है। तो ये कह रहे हैं हमारी आवश्यकताओं और संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पद सोपान का क्रम निर्धारित होना चाहिए। ये मैस्लो की आवश्यकता सोपान सिद्धांत या मार्ग सिद्धांत है। तो ये समझ में आ गया होगा। बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, अक्सर केवल इतने पूछा जाता है, मार्ग सिद्धांत किसने दिया। अब मार्ग सिद्धांत क्या है हमने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अब देखिए हर्ज वर्ग का सिद्धांत भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हर्ज वर्ग का द्विघटकीय सिद्धांत, या आपको हमने बताया था कि हर्ज वर्ग का प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत है। हर्ज वर्ग का प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत, हाइजीन तो जानते होंगे, सुरक्षा,
हाइजीन सिद्धांत या क्या है, द्विघटकीय सिद्धांत, या द्विघटकीय सिद्धांत, द्विघटकीय सिद्धांत, द्विघटकीय सिद्धांत या द्विघटकीय सिद्धांत। हाँ, तो देखिए यह द्विघटकीय सिद्धांत है। तो हर्ज़बर्ग ने क्या किया कि इसे आरोग्य विचारधारा भी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंजीनियरों और लेखपालों का साक्षात्कार लिया और जो वो सोचते हैं उन्हीं के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। तो देखिए तो ये कहते हैं मानव व्यवहार दो घटकों पर निर्भर है। ठीक है, मानव व्यवहार दो घटकों पर निर्भर है। कौन से घटक हैं? पहला घटक ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्टि महसूस करता है तो उसका ध्यान कार्य के प्रति कम, वातावरण के प्रति ज्यादा रहता है। तो इसे आरोग्य घटक कहते हैं। ठीक है, आरोग्य घटक, इसको क्या कहते हैं? आरोग्य घटक। ठीक है, अर्थात जब कोई, अर्थात कहें लिख रहे हैं, जब कोई मनुष्य अपने कार्य से असंतुष्ट होता है, तो जब कोई मनुष्य अपने कार्य से असंतुष्ट होता है तो वह कार्य पर कम, वातावरण पर अधिक ध्यान देता है। तो वह कार्य पर कम, वातावरण पर अधिक ध्यान देता है। वातावरण पर अधिक ध्यान देता है, मतलब कहता है वातावरण अधिक ध्यान देता है। कहता है परिस्थितियां प्रतिकूल रही, परिस्थितियां, हम फेल इसलिए हो गए, बड़ी गर्मी लग रही थी, बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, हमारी स्याही कापी पर बह गई। तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, ये नकारात्मक घटक है, ये आरोग्य घटक या नकारात्मक घटक है ये। ठीक, कि नाच ना आवे, इतना ही समझना है। अर्थात नाच न आवे आंगन टेढ़ा, तो वो आंगन टेढ़ा, तो जब काम नहीं कर पाएगा तो वो काम पर ध्यान नहीं देगा, वो कहेगा अरे यहाँ काम करने लायक नहीं है। और देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? जब मनुष्य कार्य पर से संतुष्टि महसूस करता है तो वातावरण पर कम ध्यान देता है, मतलब परिस्थितियों पर कम ध्यान देता है, काम पर ध्यान देता है। ये नकारात्मक घटक लिख देते हैं, नकारात्मक घटक। और दूसरा सकारात्मक घटक, सकारात्मक घटक, सकारात्मक घटक, सकारात्मक घटक। सकारात्मक घटक क्या है? जब मनुष्य
अपने अपने कार्य से संतुष्टि महसूस करता है, संतुष्टि महसूस करता है, संतुष्टि महसूस करता है, महसूस करता है, करता है, तो वह क्या है? कार्य पर अधिक, कार्य पर ही ध्यान देता है, वातावरण पर नहीं ही ध्यान देता है, वातावरण पर नहीं, वातावरण पर नहीं, ठीक है, पर नहीं। तो कह रहे हैं कि किसी संगठन में या समाज में मानव व्यवहार का यही ढंग है, जब कार्य से असंतुष्ट होता है तो वातावरण पर अधिक ध्यान देता है कि काश ऐसा होता तो हम ऐसा कर ले जाते, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। और जब मनुष्य कार्य से संतुष्ट नहीं होता, जब मनुष्य कार्य से संतुष्टि महसूस करता है तो वो कार्य पर ही ध्यान देता है, वातावरण पर नहीं। जैसे बिल्कुल ये विचारधारा कुछ लोगों पर हमारे आप पर लागू होती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, साधारण सा बोर्ड है और लिख के पढ़ा रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं जो जिनको समझ में आ रहा होगा, वो उनका ध्यान इसी पर होगा, इस पर ध्यान नहीं होगा कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, यार इनकी लिखावट तो समझ में ही नहीं आती, स्मार्ट बोर्ड होता तो शायद हमको समझ में आ जाता। बस यही है नकारात्मक घटक। सकारात्मक घटक जो कहते हैं कि हम समझेंगे तभी, जब स्मार्ट बोर्ड हो तभी हम समझेंगे, वो नकारात्मक घटक है। और जो कहते हैं कि नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब तो समझ में आ रहा है, स्मार्ट बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये सकारात्मक घटक है। तो यही द्विकारक सिद्धांत है, यही द्विकारक सिद्धांत है। अब देखिए व्यवस्था सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत भी बता देते हैं। व्यवस्था सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत चेस्टर्ड बर्नार्ड का है। तो चेस्टर्ड बर्नार्ड का व्यवस्था सिद्धांत, चेस्टर्ड, आज पूरा सिद्धांत खत्म हो जाएगा। चेस्टर्ड बर्नार्ड का व्यवस्था सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, चेस्टर्ड बर्नार्ड का व्यवस्था सिद्धांत। ये चेस्टर्ड बर्नार्ड का व्यवस्था सिद्धांत, इन्होंने एक किताब लिखी थी। पुस्तक इनकी क्या है? पुस्तक इंपॉर्टेंट है, लिखा है तो है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका के कार्य, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के कार्य, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं? कहते हैं कोई भी संगठन हो, यह एक सहकारी व्यवस्था होती है। संगठन क्या होता है? संगठन एक सहकारी व्यवस्था है। संगठन एक सहकारी व्यवस्था है, सहकारी व्यवस्था है, सहकारी व्यवस्था है, ठीक है। एक सहकारी सामाजिक व्यवस्था है। संगठन एक सहकारी, पूरा लिख लीजिए, सहकारी सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था इसको मानते हैं, कहते हैं संगठन जो है एक सहकारी सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, व्यवस्था है, सहकारी सामाजिक व्यवस्था है। तो अब व्यवस्था क्या होती? व्यवस्था तो जाने रहे हैं, जैसे हमारा शरीर क्या है? एक व्यवस्था है। तो हमारी बॉडी जो है, शरीर एक व्यवस्था है। उस शरीर के अंदर तमाम उपव्यवस्थाएं हैं। हमारा पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, रुधिर परिसंचरण तंत्र है। तो ये जो उपव्यवस्थाएं हैं, ये उपव्यवस्थाएं
अंतर क्रिया कर रही हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं, लेकिन एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही हैं। सब में समन्वय है, ये ध्यान रखिए। व्यवस्था तभी बनेगी जब उसकी घटक इकाइयों में समन्वय हो। तो जो पाचन तंत्र है, शोषण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, आपस में अंतर क्रिया कर रहे हैं, फिर भी समन्वित ढंग से काम कर रहे हैं। और समन्वित और सहयोगात्मक ढंग से काम करने के कारण ही इस शरीर की व्यवस्था के अंग हैं। तो वैसे ये कह रहे हैं कि संगठन भी, शरीर की तरह संगठन भी एक व्यवस्था है। और कैसी व्यवस्था है? सहकारी सामाजिक व्यवस्था है। तो यह व्यवस्था किससे बनती है? संगठन में जो लोग कार्य कर रहे हैं, मानव जो मनुष्य कार्य कर रहे हैं, तो मानवीय क्रियाओं से यह व्यवस्था बनती है और उनके सहयोग समन्वय से चलती रहती है? तो मानवीय क्रियाओं से अर्थात मानवीय क्रियाओं से यह व्यवस्था बनती है। ठीक है, संगठन में जो कार्मिक कार्य कर रहे हैं उन्हीं से व्यवस्था बनती है। तो सहकारी व्यवस्था क्यों कह रहे हैं? सहकारी इसलिए है कि सबके सहयोग से यह व्यवस्था संचालित हो रही है। सहकारी इसलिए है कि सबके सहयोग से यह संचालित हो रही है, यह संचालित होती है। ठीक है, यह संचालित होती है, सबके सहयोग से यह संचालित होती है। तो संगठन में तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। अतः संगठन के तीन तत्व हैं। संगठन के तीन तत्व हैं। ठीक, कौन से तत्व हैं? संचार तो परस्पर बातचीत करके ही संगठन बनेगा। संचार नहीं, मनुष्यों में आपस में संचार नहीं होगा, संगठन कैसे बनेगा? बातचीत से, परस्पर बातचीत से संगठन बनेगा। तो संचार जरूरी है। अरे क्योंकि परस्पर बातचीत से संगठन बनता है, ठीक है, संगठन बनता है। दूसरी चीज क्या है? सहयोग। सहयोग का मतलब मनुष्य की जैविक सामाजिक सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के चलते बिना एक दूसरे का सहयोग किए काम चलेगा नहीं है। तो मनुष्य की अपनी सीमाओं के कारण, मनुष्य की अपनी सीमाओं के कारण सहयोग होता है। अपनी सीमाओं के कारण सहयोग, सीमाओं के कारण सहयोग, ठीक है, अपनी सीमाओं के कारण सहयोग होता है। तीसरा देखिए, सामूहिक लक्ष्य। तीसरा सामूहिक लक्ष्य। अगर संगठन में सामूहिक लक्ष्य नहीं होगा तो सहयोग नहीं होगा। सामूहिक लक्ष्य तो सहयोग के लिए जरूरी है, सहयोग या सहकारिता के लिए जरूरी, सहयोग के लिए जरूरी। तो ये कह रहे हैं कि संगठन के लिए संचार, सहयोग और सामूहिक लक्ष्य होना जरूरी है। ठीक,
तो अगला पॉइंट ये कहते हैं कि मनुष्य के संबंधों, सामाजिक संबंधों के कारण, व्यवस्था, संगठन एक व्यवस्था मान रहे हैं ना, कह रहे हैं मनुष्य के सामाजिक संबंधों के कारण एक उनके बीच एक औपचारिक संगठन बन जाता है। औपचारिक संगठन आप जानते हैं स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है, अपने आप बन जाता है, जुड़ जाते हैं, जैसे जाति। ठीक, तो हाँ, सामाजिक संबंधों के कारण, सामाजिक संबंधों के कारण, संबंधों के कारण मनुष्यों के बीच या कार्मिकों कहीं काम कर रहे हैं, कार्मिकों, काम करने वाले कार्मिकों के बीच एक औपचारिक संगठन बन जाता है, एक औपचारिक संगठन बन जाता है, औपचारिक संगठन बन जाता है। ठीक है, औपचारिक संगठन बन जाता है, संगठन बन जाता है। ठीक है, जाता है। या प्राकृतिक है तो बताए हैं, औपचारिक संगठन प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक होता है, या प्राकृतिक है, या प्राकृतिक है। ठीक है, या प्राकृतिक है। फिर कहते हैं, अब कहते हैं कि जब कोई लक्ष्य, सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो इसी औपचारिक अनौपचारिक संगठन से क्या निकल के आता है? औपचारिक संगठन का निर्माण हो जाता है? तो किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसी अनौपचारिक संगठन से, अनौपचारिक संगठन से औपचारिक संगठन, ये कृत्रिम होगा ना, औपचारिक संगठन कृत्रिम बन जाता है। ठीक है, ये कृत्रिम है, बन जाता है। तो एक तरह से ये संगठन दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक संगठन हो गया, औपचारिक संगठन। अब कहते हैं संगठन का अस्तित्व किस पर निर्भर है? संगठन का अस्तित्व, किसी संगठन का अस्तित्व कार्मिकों के योगदान और संतुष्टि पर निर्भर है। तो दोनों दो चीजें नहीं है, जितनी संतुष्टि होगी वो उतना ही योगदान करेंगे, जितना योगदान करेंगे उतनी संतुष्टि उनको मिलेगी। है? तो दोनों क्या है, एक तरह से दोनों में साम्यावस्था है? तो संगठन का अस्तित्व बराबर क्या? अस्तित्व बराबर कार्मिकों का योगदान प्लस कार्मिकों का योगदान। संगठन में जितना योगदान करेंगे, योगदान प्लस कार्मिकों की संतुष्टि, कार्मिकों की संतुष्टि। तो जितना वो उन्हें संतुष्टि मिलेगी उतना ही योगदान करेंगे, और जितना योगदान करेंगे उतना इन्हें संतुष्टि मिलेगी। दोनों एक ही चीज है। तो इसी को इन्होंने क्या कहा? यही साम्यावस्था है, साम्यावस्था।
साम्यावस्था। ठीक है, यही साम्यावस्था है। तो कह रहे हैं किसी संगठन का अस्तित्व कार्मिकों को योगदान और कार्मिकों की संतुष्टि पर निर्भर है। एक पॉइंट इनमें और देख लीजिए बस। तो ये कहते हैं सत्ता के बारे में कहते हैं कि जैसे जो संगठन में सत्ता उच्च अधिकारियों में होती है और उच्च अधिकारियों से नीचे की ओर आती है सत्ता, और वही सत्ता का मतलब आदेश या निर्णय या संचार एक ही बात है। तो कहते हैं उच्च अधिकारी निम्न या कार्मिकों को आदेश देते हैं, आदेशानुसार कार्मिक काम करते हैं। ये शास्त्रीय सिद्धांत वाले कहे। इन्होंने कहा कि आदेश को जब मानेंगे कार्मिक तभी सत्ता निकलेगी। ठीक है, हम किसी के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो सत्ता कैसी? आदेश को स्वीकृत देंगे, आदेश को मानेंगे तभी तो आदेश देने वाले की सत्ता होगी, है? तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सत्ता, हाँ पहले लिख लीजिए, ये शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार सत्ता इसी को हम आदेश या संचार कहेंगे। आदेश या संचार आदेश के अनुसार ही संगठन में काम होता है ना। तो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार सत्ता ऊपर के उच्च अधिकारियों में निहित होती है, उच्च अधिकारियों में निहित होती है, अधिकारियों में निहित होती है, संगठन के उच्च अधिकारियों में निहित होती है, अधिकारियों में निहित होती है। यह ऊपर से वही पद सोपान भाई, ऊपर से नीचे की ओर आकर कार्मिकों से काम करवाती है, वही आदेश देंगे तभी तो काम करेंगे, कार्मिकों से काम करवाती है। तो ये कहते हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज पकड़े हैं। ये कहते हैं नहीं, बात गलत है, कि कह रहे हैं कि सत्ता स्वीकरण से निकलती है। जब कार्मिक सत्ता को स्वीकृत देंगे तभी सत्ता होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो सत्ता नीचे से ऊपर की ओर चलती है। लेकिन बर्नार्ड का कहना है कि सत्ता नीचे से ऊपर की ओर चलती है, सत्ता नीचे से प्राप्त स्वीकृत पर आधारित है। ठीक है, जब कार्मिक स्वीकृत देंगे तो तभी सत्ता निकलेगी। तो सत्ता का आधार अधीनस्थ की स्वीकार्यता है, स्वीकार्यता है। इसी को स्वीकृत का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, सत्ता का आधार
आधार अधीनस्थ या कार्मिक की स्वीकारिता है, कार्मिक की स्वीकारिता है, स्वीकार्यता है, ठीक है, स्वीकार्यता है। इसे ही स्वीकृत का सिद्धांत कहते हैं, इसे स्वीकृति, इसे स्वीकृत का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अरे भाई, जब हम स्वीकार करेंगे किसी के आदेश को तभी तो उसकी सत्ता होगी, सिद्धांत है, ठीक है। और स्वीकृत अधीनस्थ तभी देंगे जब उन्हें संतुष्टि मिले या ऊपर के आदेश का उन्हें मतलब को सही ढंग से वो समझें। स्वीकृति के लिए संतुष्टि व आदेश को समझना जरूरी है, आदेश को समझना जरूरी है। और अगर आदेश को नहीं समझा जाता, पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती तो हम स्वीकृत नहीं देंगे, समझना जरूरी है। निर्विवाद स्वीकृत को ही उदासीनता का क्षेत्र कहते हैं, कि मतलब बस ऊपर का अधिकारी आदेश देता चला जा रहा है और अगर हम संतुष्ट हैं तो हम नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, बस मानते जाएंगे, तो उसी को उदासीनता का क्षेत्र कहते हैं। निर्विवाद स्वीकृत को ही उदासीनता का क्षेत्र कहा जाता है, उदासीनता का क्षेत्र कहा जाता है, उदासीनता का क्षेत्र कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, उदासीनता का क्षेत्र कहा जाता है। तो उदासीनता का क्षेत्र शब्दावली उन्होंने दिया, स्वीकृत का सिद्धांत शब्दावली उन्होंने दिया, यही सब ध्यान में रखना है। तो मोटे तौर पर शास्त्रीय सिद्धांत यही कहता है, सत्ता उच्च अधिकारियों में निहित होती है, ऊपर से नीचे की ओर आकर कार्मिकों से काम कराती है। बर्नार्ड का कहना है, सत्ता नीचे से प्राप्त स्वीकृत पर आधारित है, जब तक अधीनस्थ स्वीकार उसे नहीं करते तब तक सत्ता नहीं होगी, सत्ता का कोई आधार नहीं होगा। अगर स्वीकृत नहीं देते, इनकार कर देते हैं आदेश को मानने से, तो कैसी सत्ता, तो वहां सत्ता अनुपस्थित हो जाएगी। और स्वीकृत तभी देगा कार्मिक जब वो संतुष्टि उसे मिले, आदेश को वो समझे, ठीक। अगर निर्विवाद स्वीकृत दे देता है तो इसी को उदासीनता का क्षेत्र कहते हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड का व्यवस्था सिद्धांत यही है। तो इसमें आपने देखा कि संगठन एक सहकारी व्यवस्था है जो दूसरों के लोगों के सहयोग से चलता है। संगठन पहले अनौपचारिक होता है, फिर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए औपचारिक संगठन बनता है, और औपचारिक संगठन जो बनता है उसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर नहीं आती, सत्ता अधीनस्थ की स्वीकृति पर निर्भर करती है, और अधीनस्थ स्वीकृति तभी देगा जब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो या सत्ता के आदेश को वो समझे। तो बस यही है, संगठन के सारे सिद्धांत खत्म हो गए। अब इसको आप याद कर लीजिए, और ज़्यादातर आज तक यही पूछा गया है कि मोटा मोटा ये किसका सिद्धांत है, बस। तो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।